आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2। पेपर 1 अच्छा तरह से एकदम पूरा कंप्लीट कर लिया, सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट वहां देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब समझिए पेपर 2 में चैप्टर 1 भी बहुत अच्छा तरीका से कंप्लीट कर लिए। ये है चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का ये भाग 2 है। भाग 1 भी बहुत अच्छा तरीके से पढ़ लिए हैं। ये चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूरोप में पुनर्जागरण पढ़ रहे थे। पुनर्जागरण अच्छा तरीके से पढ़ लेते, पुनर्जागरण क्या होता है, यूरोप में कैसे उत्पन्न हुआ, कौन कौन से क्षेत्र में हुआ, पूरा अच्छा तरह से समझ लिए थे। और जो नहीं देखे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, इसका भाग 1 चैप्टर 2 का भाग 1 अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट के वहां देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब समझिए हम लोगों ने भाग 1 में क्या पढ़ा था कि ये प्रारंभ कहां से हुआ था, यूरोप ये पुनर्जागरण जो शुरुआत कहां से हुआ था? ये तो यूरोप में इटली से हुआ था। ये कहां से हुआ था? इटली से। लेकिन धीरे धीरे पूरे विश्व में ये पुनर्जागरण फैल गया। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनः जगना। पुनः जगन का मतलब ये हुआ कि इस सभी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य, कला या भौगोलिक खोज के क्षेत्र में नए नए विकास होने लगे और बहुत तेजी से लोग नए नए विकास करने लगे। दर्शन के क्षेत्र में बहुत सारी रचनाएं होने लगी, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और लोग का एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से उनका साहित्य आदान प्रदान होने लगा। जैसे मान लीजिए यूरोप का साहित्य एशिया में आने लगा और एशिया के साहित्य से लोग यूरोप में परिचित होने लगे। इसी को पुनर्जागरण कहा गया। इसी को क्या कहा गया? पुनर्जागरण। यानी ज्ञान का प्रसार हुआ, ज्ञान का विकास हुआ लोगों में, उसी को पुनर्जागरण कहा गया। तो शुरुआत फ्लोरेंस इटली से हुई थी और पुनर्जागरण कितने क्षेत्र में? कई क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में हुआ, लेकिन प्रमुख क्षेत्र लिखे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार होने लगे। आपको पता है कि आप वैसे भी देखते भी होंगे कि जो विज्ञान का अधिकतर वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं कौन से क्षेत्र में कब हुए थे? 12वीं से लेकर या 14वीं से लेकर 16वीं 17वीं शताब्दी तक ही हुए। अधिकतर जो खोज हुए हैं, अधिकतर जो आविष्कार हुए हैं, देख लीजिएगा 12वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में हुए। और एक बात आपने सुना भी होगा, विज्ञान में या मैथ में, विज्ञान या मैथ की बात करें, इन दोनों में अधिकतर जो शब्द है बोला जाता है कि लैटिन भाषा से लिया गया है। ये शब्द किस भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा में इसका ये अर्थ होता है। तो आखिर वो शब्द लैटिन भाषा से कैसे लिए जाते थे? क्यों? क्योंकि पुनर्जागरण के समय ही अधिकतर वैज्ञानिक आविष्कार हुए और पुनर्जागरण का मुख्य केंद्र कहाँ था? इटली और उसके आसपास के क्षेत्र। तो आविष्कार जब होते थे तो वहीं से, उसी भाषा से, इटली में कौन सी भाषा चलती थी? इटली रोम वाले क्षेत्र में अधिकतर जो था वो लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा सिर्फ रोम में ही नहीं, रोम जब विस्तृत हुआ, रोमन साम्राज्य जब विस्तृत हुआ, पूरा क्षेत्र यहां तक फ्रांस तक पहुंच गया था। जब पूरा क्षेत्र विकसित हुआ तो सारे क्षेत्र में लैटिन भाषा के शब्द ही प्रयोग किए जाने लगे और लैटिन भाषा का प्रसार होने लगा। जिस तरह से अंग्रेज पूरे विश्व में घूम घूम कर अपना उपनिवेश बना रहे थे, उस समय नहीं, ये तो बहुत पहले की बात है। पुनर्जागरण बहुत पहले, अंग्रेज तो बाद में आए ना। बाद में की बात करें, अंग्रेज जिस तरह से भारत में आए या अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे चाइना में गए या इंडोनेशिया में गए, अमेरिका में गए, अलग अलग क्षेत्रों पर जाकर अपना उपनिवेश स्थापित करते थे। उपनिवेश का मतलब अपना शासन जमा लेते थे और वो वहां पर अपना भाषा चलाने लगते थे। भारत में अंग्रेजी कैसे आई? उन्हीं के कारण ना आई। इतने तेजी से अंग्रेजी का विकास कैसे हुआ? क्योंकि वो अंग्रेज आकर यहाँ पर शासन करने लगे थे और अपने भाषा ही चलाते थे, तो अंग्रेजी का विकास हो गया यहाँ पर भारत में। तो ठीक वैसे ही जब रोमन साम्राज्य था तो रोमन साम्राज्य में मुख्य रूप से लैटिन भाषा ही प्रचलित था। तो लैटिन भाषा पूरे वहां पर आसपास वाले क्षेत्र में, यूरोप के अधिकतर क्षेत्रों में फैल गया, जिसके कारण जब वैज्ञानिक आविष्कार होते थे और वैज्ञानिक जब कोई भी नाम रखते थे तो उनको भी कौन सी भाषा अधिकतर पता थी? लैटिन भाषा पता थी। तो वो यूरोप वाले क्षेत्र से जो भी वैज्ञानिक निकलते थे वो कौन से भाषा का नाम रखते थे? वैज्ञानिक हो गए या मैथ में जो भी नाम रखते थे कौन से भाषा से? वो लैटिन भाषा से। इसीलिए वो सब लैटिन भाषा से नाम रखा जाता था और कोई कारण नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शन के क्षेत्र में नए नए दार्शनिक उत्पन्न होने लगे और नए नए दर्शन की रचना होने लगी। दर्शन शास्त्र की रचना, लोगों के अच्छी बातें सुनने की, अंधविश्वास सब दूर उठने लगे। अंधविश्वास से यहाँ के जो लोग थे, कहाँ इटली और यूरोप वाले जो लोग थे, वो अंधविश्वास को दूर हटाने लगे और लोगों को वाद विवाद में अब अच्छा लगने लगा। कोई भी बात होता है तो क्यों होता है उसका कारण पूछने लगे, कारण जानने लगे। क्यों? क्योंकि ये सब दर्शन शास्त्र पढ़कर ही उनको समझ आया कि किसी भी चीज के पीछे कारण जानना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए सामने वाला से, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आखिर हो रहा है तो ये कब तक होगा, कहाँ पर हुआ था, इससे पहले भी कभी ये हुआ था कार्य कि नहीं हुआ था। ये सब लोग वाद विवाद करने लगे, समझने लगे बातों को।
किसके कारण? दर्शन शास्त्र पढ़ने के कारण नए नए दार्शनिक उत्पन्न होने लगे। और अरस्तु के जो अरस्तु ने जो लिखा था वो उनके अपने भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में भी अनुवाद होने लगा। बहुत सारे अनुवाद करने वाले लोग भी उत्पन्न हो गए। साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ, कला के क्षेत्र में अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाए जाने लगे, चित्रकला का विकास हुआ। और पेंटिंग की बात करें तो लियोनार्डो द विंची की पेंटिंग आपको याद ही है। लियोनार्डो द विंची जो कि एक प्रसिद्ध ये वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी थे और अच्छे चित्रकार भी थे। लियोनार्डो द विंची की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा, जो अभी तक प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते होंगे मोनालिसा के बारे में। मोनालिसा जो पेंटिंग है, तो इसके और भौगोलिक खोज भी होने लगे। भौगोलिक खोज होने लगे, अलग अलग देशों में लोग जाने लगे। जैसे मार्को पोलो ने किसका यात्रा किया था? मार्को पोलो जब यूरोप यानी इटली वाले क्षेत्र से, मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का थे। इटली वाले क्षेत्र से कहां पर निकल कर पहुंचा? चीन में पहुंचा था। और वहां पर राजा कुबलाई खां था। वहां पर राजा कौन था? कुबलाई खां का शासन था। और वहां पर पहली बार आपको पता है कि कागज का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? चीन को। वहां पर पहली बार जब एंट्री किया ना, जब एंट्री मार्को पोलो का हुआ, कहां पर? चीन में, तो पहली बार वो कागज देख रहा है वहां पर। अरे ये तो कागज है। पहली बार वहां पर कागज देखा, कागज के नोट भी पहली बार देखा था उसने। देखिए, मार्को पोलो एक व्यापारी था और यात्री भी था। वो सबसे पहले ये अपने यूरोप में ये देखा था कि कोई भी सामान खरीदना होता है तो क्या देना पड़ता है? मुद्रा देना पड़ता है। सोना या चांदी का आपको मुद्रा देना पड़ता है, या तांबा का भी मुद्रा देना पड़ता है। लेकिन उसने पहली बार चाइना गया तो देखा कि अरे यहाँ पर मुद्रा का प्रचलन नहीं है, यहाँ पर तो कागज नहीं, वो तो कागज देखा ही नहीं था। देख रहा है कि छोटा सा टुकड़ा दिया जा रहा है किसी भी चीज का, अब उसको पता नहीं था कि क्या है, जबकि वो कागज था। यार ये इससे लेन देन किया जा रहा है। वो पहली बार ये बात देखा, कौन? मार्को पोलो। तो ये सब नया था उन लोगों के लिए। मैकियावेली आपको पता है, ये सब इटली में ये उत्पन्न हुए। मैकियावेली कहाँ पर? इटली में। और ये अच्छे, बहुत अच्छे द प्रिंस इनकी रचना है। पिछले वाला में बताएं, द प्रिंस इनकी रचना है। बहुत अच्छे ये दार्शनिक हुए। इन दार्शनिकों के कारण ही ये पुनर्जागरण यूरोप से निकलकर और अन्य देशों में भी फैला। अब ये दाते की बात कर लेते हैं। ये सब बहुत अच्छे कवि थे। इनकी मैकियावेली की रचना द प्रिंस है, ये इसके बारे में बात किए ही थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये पुनर्जागरण के कारण क्या थे? ये मुख्य रूप से परीक्षा में ये लिखने के लिए आता है, आपसे पूछा भी जाता है कि आखिर ये क्यों हुआ। क्यों को तो बात बताएंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन हुए, दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो आखिर कैसे परिवर्तन हुए, क्या हुए, एक करके अच्छा से लिखना पड़ता है। चलिए बात करते हैं पुनर्जागरण के। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनर्जागरण के बहुत सारे अनेक कारण थे और जिसमें से प्रमुख था पहला दर्शन लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अब यूरोप के लोगों को, अब यूरोप के लोग, यहाँ पर दर्शन में क्या है? अब यूरोप के लोग अंधविश्वास को छोड़कर वाद विवाद और सच्चाई वाले बातों पर अधिक ध्यान देने लगे। और वो लोग दर्शन शास्त्र को अध्ययन करके, दर्शन शास्त्र को पढ़कर नए नए ज्ञान अर्जित करने लगे, कारण जानने लगे, इसका प्रभाव समझने लगे, जिसके कारण उनका पूरा ध्यान अंधविश्वास से हट गया और अंधविश्वास से हटकर अन्य क्षेत्रों में, अन्य आविष्कार के क्षेत्र में, अन्य कार्य के क्षेत्र में उनका ध्यान लग गया। और साथ ही यूरोप में उनके जो ग्रामीण जो भाषा थी और उनके गांवों में जो भाषा चलने वाली थी, उनकी जो गांवों में भाषा थी, उस भाषा में भी अन्य साहित्यों का अनुवाद किया जाने लगा। कई साहित्यों का अनुवाद किया जाने, जिसके कारण नगरों के अलावा गांवों में भी रहने वाले लोग दर्शन शास्त्र से परिचित हो गए। और अरस्तु, सबसे बड़ी बात, अरस्तु के जो लेख थे, अरस्तु द्वारा लिखा गया जो साहित्य था, उन साहित्यों का भी कई भाषाओं में अनुवाद किए जाने लगा, जिसके कारण अन्य लोग भी अरस्तु से परिचित हुए और अरस्तु का जो ज्ञान है अन्य लोगों ने भी अर्जित किया। और एक सबसे प्रसिद्ध अनुवादक बायोथियस, ध्यान रखिएगा, बायोथियस, सबसे प्रसिद्ध अनुवादक बायोथियस ने कई पुस्तकों का अनुवाद अन्य भाषाओं में किया, अन्य विदेशी भाषाओं में किया, जिसके कारण यूरोप के बारे में अन्य देशों के लोग भी समझने लगे और जानने लगे। बस दर्शन के क्षेत्र में यही, दर्शन के क्षेत्र में बहुत सारे दर्शन शास्त्र की रचना भी हुई, ये सब भी होगा। भौगोलिक खोज 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच, 16वीं
शताब्दी, इससे पहले 16वीं शताब्दी के बीच भौगोलिक खोजों का होड़ सा लग गया और सभी यात्री अन्य देशों के भौगोलिक खोजों में लग गए। इसमें मुख्य रूप से स्पेन, पुर्तगाल के नाविक अपने जहाज समुद्र में उतारने लगे और अन्य देशों को खोज करने के लिए निकल गए, जिसकी प्रेरणा उनको व्यापारियों द्वारा मिली, क्योंकि व्यापारियों को ये लगता था कि यूरोप के सामान अन्य देशों में बेचने पर उनको ज्यादा फायदा होगा और इसीलिए वो नाविकों को अन्य देश खोजने की प्रेरणा देते थे और सहायता भी करते थे। उनको अन्य देश खोजने में सहायता राशि भी देते थे, अन्य सहायता भी करते थे, जिसके कारण नाविकों ने अन्य देशों को खोज किया और व्यापारी दूर दूर देशों की यात्रा करने लगे, जिनके कारण उनको काफी अधिक धन एकत्र हो गए और धन एकत्र होने के कारण वो अपने पास विद्वानों को आश्रय भी देने लगे। विद्वानों का आश्रय देने का मतलब कोई भी दार्शनिक हो गया, उनको समझने लगे, सुनने लगे और दार्शनिकों का बात अन्य देशों में जाकर ही बताने लगे। मान लीजिए कोई अच्छा बात मान लीजिए कोई सुन लेता है या कोई ऐसा बात सुन लेता है कि आसपास वाले लोग कोई जानते नहीं, तो क्या करता है, वो चाहता है कि अन्य लोगों को भी हम ये बात बताएं ताकि वो लोग हमको समझदार समझे। क्या समझे कि हम बहुत समझदार है, जबकि हम किसी और से समझे हैं और उस बात समझ लिए और अन्य लोगों को भी बताना चाहते हैं कि सभी लोग समझे और इस बात को जाने कि वो हम समझदार है, इसीलिए हम उनको क्या किया बताएं। ठीक वैसे ही व्यापारियों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो ही गया था, तो वो लोग विद्वानों को अपने आश्रय देने लगे और उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने लगे और अन्य ग्रंथ भी उनसे लेने लगे और लेकर कहीं और मान लीजिए दूसरे जगह व्यापार करने जाते थे तो वहां के लोगों को ये बात बताते थे, ग्रंथ समझाते थे, देते थे, ताकि ये लोग समझे कि हाँ सामने वाला व्यापारी जो है वो बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा है। और इससे अच्छा भी हुआ कि साहित्यों का आदान प्रदान होने लगा और भौगोलिक खोज में बहुत सारे देशों का खोज हुआ, जैसे अमेरिका, भारत, इन सभी देशों का समुद्री मार्गों का खोज हुआ। देश का खोज नहीं कह सकते, यहाँ पर लिख तो सकते हैं कि देश का खोज हुआ, लेकिन एक्चुअल में समुद्री मार्ग का खोज हुआ था, ध्यान रखिएगा, समुद्री मार्ग। उसके बाद धर्म युद्ध, 200 वर्षों तक चलने वाला धर्म युद्ध पूर्व और पश्चिम में पूर्वी और पश्चिमी देश कह सकते हैं, पूर्वी और पश्चिमी देश में चलने वाला धर्म युद्ध ने भी पुनर्जागरण होने पर प्रेरणा दिया। एक धर्म युद्ध भी एक कारण था, क्योंकि धर्म युद्ध होने के कारण पूर्व और पश्चिमी लोगों का पश्चिमी लोग एक दूसरे से परिचित हुए और जिसके कारण धर्म युद्ध के कारण वो लोग नए नए आविष्कार, नए नए खोजों की और प्रेरणा उनको मिली। यूरोप का एशिया से संपर्क, यूरोप का एशिया से संपर्क प्राचीन समय से ही रहा है, कनिष्क के समय से ही रहा है, लेकिन बाद में ये संपर्क धीरे धीरे टूट गया। लेकिन फिर 13वीं शताब्दी में जब मार्को पोलो चीन पहुंचा तब पुनः से यूरोप और एशिया का संपर्क शुरू हो गया। और मार्को पोलो जब चीन पहुंचा तो वहां का राजा कुबलई खा था, जिसके नेतृत्व में चीन में विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आविष्कार हो गया था, बहुत ज्यादा विकास हो गया था। लेकिन चीन अभी तक यूरोप से अपरिचित था, चीन के बारे में यूरोप के लोग नहीं जानते थे। लेकिन मार्को पोलो के पहुंचने के बाद चीन के लोगों को यूरोप के लोग जानने लगे। मार्को पोलो मुख्य रूप से इटली का निवासी था, जो अपने चाचा और पिता के साथ चीन पहुंचा और वहां पर पहुंचने के बाद बहुत सारे नए नए चीजों को देखा, नए नए सामग्रियों को देखा और पहली बार मार्को पोलो कागज को देखा। वहां पर पहली बार आपको पता है कि ये मार्को पोलो जो था, मार्को पोलो नहीं समझिए, कागज का आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? चीन को। लेकिन चीन ने बहुत दिनों तक ये बात छुपा कर रखा कि हाँ हमारे यहाँ कागज का आविष्कार हुआ। अरे चीन कागजे नहीं बहुत कुछ छुपा कर रखता था, ध्यान रखिएगा। वो चाहता था कि बाहरी वाले लोग न आए या बाहर वाले लोग हमारे देश के अंदर हस्तक्षेप ना करे, कोई व्यापार ना करे, कुछ ना करे। आपको पढ़ना है चीन के इतिहास के बारे में, एशिया के इतिहास के बारे में, उसी में चीन के इतिहास के बारे में पढ़ना है आपको। पार्ट 2 में BA पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4 में पढ़ना है, पेपर 3 में नहीं, पेपर 4 में बहुत अच्छा से चीन के इतिहास के बारे में पढ़ना है कि चीन में कैसे लोग एकांतवास में रहते थे और चाहते थे कि हमारे यहाँ कोई व्यापार ना करे। अगर व्यापारी आए भी तो दूसरे देशों से हम सामान ना खरीदे।
मतलब हमारा पैसा दूसरे देशों के पास ना जाए, लेकिन दूसरा देश वाला हमारे यहाँ सामान खरीदे। जैसे उन लोगों का चीन वाला क्या क्या बेचता था दूसरे देश को, चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी का मतलब समझते हैं आपने? चीनी मिट्टी का बर्तन का नाम सुना होगा ना, चीनी मिट्टी का बर्तन। यानी चीनी यानी चीनी मतलब चीनी वाला चीनी नहीं, ये चीन वाला चीनी मिट्टी, यानी चीन का जो मिट्टी है उससे जो बर्तन बनाया जाता है उसी को चीनी मिट्टी का बर्तन कहा जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्र पर पाया जाता है। चीन के पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकता चीनी मिट्टी के वो बर्तन आप देखते भी होंगे, थोड़ा सा पटक देने पर टूट जाएगा। वैसे तो मिट्टी का कोई भी बर्तन पटक देंगे तो टूट नहीं जाएगा, थोड़ा सा इधर गिराएंगे नीचे पटक देंगे टूट जाएगा। लेकिन चीनी मिट्टी का बर्तन होता है, बहुत अच्छा डिजाइन भी बन पाता है, उस पर बहुत अच्छा चीनी मिट्टी का बर्तन बन पाता है। और एक बात, सिर्फ यही मत समझिए कि चीनी मिट्टी का बर्तन चीनी मिट्टी सिर्फ चीन में ही पाया जाता है। बिहार वाले क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र है, बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में या दिल्ली वाले पहाड़ी क्षेत्र में, भारत के कई हिस्सों में चीनी मिट्टी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए तो भारत में भी बहुत सारे चीनी मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। क्या सब चाइना थोड़े आता है? भारत में भी चीनी मिट्टी पाया जाता है, लेकिन इसका नाम चीनी मिट्टी इसलिए रखा गया, उस मिट्टी का नाम, उस मिट्टी का जिस मिट्टी से बनाया जाता है उस मिट्टी का नाम चीनी मिट्टी इसलिए रखा गया क्योंकि चीन में बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी पाया जाता है। इसीलिए उस बर्तन को क्या कहा जाता है? चीनी मिट्टी के बर्तन। ना कि उसमें चीनी मिलाया रहता है, इसलिए चीनी मिट्टी नहीं कहा जाता है। वो चीन में वो मिट्टी पाया जाता है अधिकता में, इसलिए चीनी मिट्टी कहा जाता है। लेकिन भारत में भी उस मिट्टी की प्रचुरता अधिक मात्रा में पाई जाती है मिट्टी, और उस मिट्टी को भारत में जो बर्तन बनते हैं भारत से ही वो मिट्टी लिया जाता है और दूसरे देशों से नहीं लिया जाता है। तो यही चीन वाले सोचे थे कि हमारे यहाँ का रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन लोग दूसरे देश में खरीद कर लेकर जाएं और अपना जो मुद्रा है, सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, वो दे हमको, लेकिन हम किसी से कुछ ना खरीदे, हम आत्मनिर्भर रहे। अभी भी देखिएगा चीन वालों को, दूसरे देश से कुछ नहीं खरीदते हैं लेकिन दूसरा देश में जाकर बेचते हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरे देश में अपना सामान ले जाकर बेच देंगे लेकिन दूसरे देश से कुछ नहीं कर देंगे। ये आज से नहीं है उन चीन वालों का, ये बहुत दिन पहले से इतिहास में भी ये लोग ऐसे ही करते थे। ध्यान रखिएगा। लेकिन जब अंग्रेज पहुंचते हैं यहाँ पर, जब अंग्रेज पहुंचेंगे यहाँ पर तो देखिएगा कैसे तबाही मचाएंगे। जैसे भारत में तबाही मचाए थे ना, वैसे यहाँ पर ही पहुंचकर तबाही मचाएंगे। लेकिन इसमें नहीं पढ़ना है उसके बारे में, वो पार्ट 2 में आपको पढ़ना है। पार्ट 2 में हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे उसके बारे में कि चीन में वो कैसे पहुंचे अंग्रेज और क्या क्या किए। तो यूरोप एशिया के 13वीं शताब्दी में जब मार्को पोलो चीन में पहुंचा तो वहां पर मार्को पोलो जब चीन में पहुंचा तो वहां पर पहली बार कागज देखा और कागज के नोट पहली बार मार्को पोलो देखकर ये हैरान रह गया। और बहुत सारे आविष्कार ऐसे चीन में देख लिए जो कि यूरोप में अपरिचित था उन आविष्कारों से। उन आविष्कारों के यहाँ से जाने के बाद यूरोप के लोगों को ये बात बताया कि यहाँ पर आविष्कार हुए हैं ऐसे, तब यूरोप और एशिया का पुनः संपर्क हो पाया और पुनः जागरण यूरोप के साथ एशिया में भी वो पुनः जागरण फैल गया और यूरोप और एशिया से साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आदान प्रदान सब कुछ होने लगा। अगला विज्ञान, आगे क्या है? विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में भी यूरोप में कई आविष्कार हुए, जिसके बाद वो आविष्कार यूरोप के अलावा ये एशिया में भी वो आविष्कार कैसे फैल गए? इसी के कारण, एशिया यूरोप के संपर्क के कारण वो विज्ञान वाले जो आविष्कार है एशिया में फैलने लगे। और भारत से जो दशमलव और जीरो का जो आविष्कार हुआ था, वो आविष्कार दशमलव और जीरो का आविष्कार जो हुआ था ये यूरोप में भी फैल गया और व्यापार के माध्यम से व्यापारियों ने ही एशिया यानी कि भारत का जो आविष्कार है पूरे यूरोप को ये बात बता दिया कि जीरो का आविष्कार हुआ है। और जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। और इनका जो आविष्कार है कहां पर पहुंच गया? ये पहले ये भारत में ही चलता था लेकिन ये फिर कहां पर पहुंचा? ये भारत के अलावा अन्य यूरोप से जब संपर्क हुआ भारत का तो भारत के अलावा अन्य यूरोपीय देशों में भी ये फैल गया। और गणित के और भी बहुत सारे फॉर्मूले, गणित के बहुत सारे और भी फॉर्मूले कहां पर पहुंच गया? ये यूरोप में। विज्ञान से भी बहुत सारे आविष्कार यूरोप से भारत में आए, एशिया में आए और एशिया से और भी यूरोप वाले देशों में फैल गए। तो यही पुनर्जागरण के यही सब कारण था कि यही सब होने के कारण पुनर्जागरण बहुत तेजी से फैल गया। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।